हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति। यानी कि अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इस क्लास के तहत, वो सभी टॉपिक थे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीता, किस प्रकार से उनको जीता और अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बंगाल को जीता, मैसूर को जीता, निजाम को अपने अंडर में ले लिया, मराठाओं को जीता, पंजाब को जीता। पिछली क्लास में हम लोगों ने एंग्लो सिख युद्ध के बारे में चर्चा की थी, यानी कि पंजाब पर नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, तो आज हम उसके आगे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों की हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत को उन्होंने नियंत्रण में लेकर के भारतीय संसाधनों की लूट की थी। आखिर क्या कारण थे उनके कि भारत पर नियंत्रण किया और भारत के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया। ठीक है ना, कौन कौन सी नीतियां थी जिसके माध्यम से भारतीय संसाधनों को लूटा गया और भारतीय लोगों को बहुत ही असहाय, बहुत ही निर्बल बना के छोड़ दिया गया। जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हैं क्या स्थिति थी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भारत में सैकड़ों अकाल पड़े थे, जिनमें से 12-15 अकाल तो ऐसे थे जिसमें लगभग उस समय उस देश की, उस क्षेत्र की जनसंख्या 1/3 मर गई थी। अब इस फोटो से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी, कि क्या उनके शरीर में होगा, क्या उनके पास खाने की स्थिति होगी, क्या वो जरा सी स्थिति होने पर क्या रहे होंगे। आज उन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के जो स्टडी IQIAS ने आप लोगों के लिए एक जो विंटर कार्निवल का जो एक ऑफर निकाला है, उसको आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों के लिए गर्माहट देने की कोशिश है स्टडी IQ की, कि आप लोग तैयारी में जी जान से जुट जाएं और कम से कम पेमेंट पर। तो इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर का बैच है और इसमें MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो फीस है 28,000 से घट करके मात्र 12,999 रह जाएगी। साथ के साथ इसमें आप लोग को NCERT की GS की क्लास और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो डबल बेनिफिट है, लेकिन यह बेनिफिट दोस्तों केवल और केवल 13 दिसंबर तक है। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि यह बैच जस्ट एक दिन पहले स्टार्ट हुआ है। अभी केवल और केवल इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है। कल से आपकी इसमें जो क्लास होगी वर्ड हिस्ट्री से आपका पहला लेक्चर शुरू होगा। तो आप लोग अभी जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर में 1 बजे डेली क्लास होती है। कल से पहला लेक्चर होगा। अभी केवल और केवल ओरिएंटेशन हुआ है। तो 13 तारीख तक आराम से इस कार्निवल का बेहद अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए मात्र 13,000 रुपए में। और MK लाइव कोड यूज करना मत भूलना। दूसरी सबसे बड़ी चीज, विश्व इतिहास से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका उपयोग आपको GS में इतिहास के लिए भी और IR के लिए भी होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है इसके तहत जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी केवल और केवल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है। तो पहले लेक्चर से आप वर्ड हिस्ट्री से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। 2025-2026 के लिए टारगेट वही है, 300 से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक नीति। आखिर इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के उद्देश्य क्या थे, उनकी भू राजस्व नीति के बारे में, कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगिकरण, धन का निष्कासन, रेलवे और उनकी अकाल नीति। ये सभी जो टॉपिक हैं दोस्तों, ये आपके एक एक करके हम सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे ज्यादा आएंगे। इसमें मैं प्री के टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है ऑप्शनल के हिसाब से आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। तो सभी लोग इस चीज को ध्यान
रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस नीति को क्यों लागू करना चाहती थी, उसकी आर्थिक नीति क्या थी, क्या उद्देश्य थे। तो ये पहली बात तो इस बात को ध्यान रखिएगा उद्देश्य में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है और उसका उद्देश्य क्या है। कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? किसी का समाज कल्याण करना उसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि कंपनी का हमेशा से एक ही उद्देश्य होता है, चाहे वो आज की कंपनी हो या कल की, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। और वो भी उस समय कॉर्पोरेट कंपनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है कि वो लाभ कमाने के लिए ही यहां पर आई है। तो लाभ कमाना उसका उद्देश्य है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से लाभ कमाना हो, सही और गलत इसमें कोई मायने नहीं रखता, जिस समय कोई भी नैतिक सिद्धांत ना हो। ये न केन प्रकारेण बाय एनी हुक और एनी क्रुक, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, अधिकतम लाभ कमाना। और लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? पहले तो अपने देश के या विदेश के सभी जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनको हटाना, और यह तभी संभव हो सकता है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि भारतीय व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित करना, एकाधिपत्य स्थापित करना, यानी कि भारतीय व्यापार पर पूरा नियंत्रण करना, पूरा का पूरा। और जब नियंत्रण कर लेंगे तब उसके बाद भारतीय संसाधनों पर को लूटना, भारतीय संसाधनों को लूटकर इंग्लैंड के लिए उपयोग करना, को लूटकर इंग्लैंड के लिए उपयोग करना। तभी तो आए हैं इतनी दूर, अदरवाइज कोई क्यों ही आएगा आपके क्षेत्र में, आपके देश में सारी चीजों से। और सबसे बड़ी चीज एक और, इंग्लैंड से पैसा ना ला करके भारत से ही अपना निवेश अर्जित करना। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कंपनी यह कर रही थी कि इंग्लैंड से पैसा लेकर के आती थी, भारत से माल खरीदती थी और भारत को पैसा दे करके माल ले जाती थी और उसको बेच करके मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब उन्होंने उस नीति को बदल दिया। अब वो चाहते हैं कि इंग्लैंड से शून्य निवेश हो और भारत से ही व्यापार निवेश अर्जित किया जाए, अर्जित किया जाए इसी के तहत। और तभी जाकर के इंग्लैंड को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, तभी जाकर के मिलेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 3 से 4 मेजर ऑब्जेक्ट थे जिसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक नीति को लागू किया था। और इसके लिए उन्होंने और क्या किया था? इसके लिए भारत में उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों को लागू किया, औपनिवेशिक नीतियां लागू की, ठीक है ना। साथ के साथ प्रशासनिक नीति लागू की, राजनीतिक नियंत्रण किया, ठीक है ना। और उसके बाद भारत का आर्थिक लूट की शुरुआत हुई। तो राजनीतिक नियंत्रण, प्रशासनिक नीतियों का अपना प्रभाव डालना और औपनिवेशिक नीतियां के किस चरण में कैसे कैसे भारत में क्या क्या बदलाव करना है, किस तरीके से बदलाव करना है, किस तरीके से सारी चीजें लेकर के भारत को लूटना है, ये सारी चीजें उसमें थी। ओके, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले उन्होंने आर्थिक नीति के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य, उसके बाद उनकी
भूराजस्व नीति। तो सबसे पहले चूंकि उनको पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, भारत का निवेश भारत से ही निकालना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भूराजस्व नीति को लागू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूराजस्व नीति को उन्होंने लागू किया। और यह बात अच्छे से जानते हो कि भारत भूराजस्व नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रकार की नीतियां बनाई थी, 3 प्रकार की नीतियां लागू की थी उन्होंने। एक थी आपकी स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त। दूसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण भारत में, मद्रास और बंबई के क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और तीसरा था महालवाड़ी बंदोबस्त, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इस क्षेत्र में महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है ना। ये 3 प्रकार की नीतियां उन्होंने लागू की थी। अब ये नीतियां क्या थी, कैसे थी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसका नीति का उद्देश्य क्या था, इस भूराजस्व नीति का, वो आप समझिएगा। तो भूराजस्व नीति का दोस्तों जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय व्यापार के लिए भारत से ही निवेश का सृजन किया जाए। भारतीय व्यापार के लिए भारत से ही निवेश का सृजन किया जाए, यानी कि अर्थात यूरोप या इंग्लैंड से सोना चांदी जो महंगी धातुएं हैं, सोना चांदी ना लाया जाए। क्योंकि इंग्लैंड के शासकों और यूरोप के अन्य शासकों ने भी, इंग्लैंड के शासकों ने साफ कह दिया था कि कोशिश यह करनी है कि इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी स्टोर रहे, क्योंकि वहां पर सोना चांदी संग्रह करने की होड़ लग चुकी थी, आपसी संघर्ष बढ़ रहा था। इसलिए इंग्लैंड के शासकों ने साफ कह दिया कि सोना चांदी आपको नहीं लेके जाना है, आपको जो करना है वहीं से करना, वहीं से निवेश निकालिए, वहीं से सारा काम करिए, सब कुछ वहीं से कीजिए, तब जाकर के इसमें कुछ होगा। ठीक है ना। यह कंडेंस था, यानी कि वो सभी के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी धातुओं को अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है ना। यह था। तीसरा कंडीशन क्या थी कि भारत का जो व्यापार है, अभी तक भारत का व्यापार भारत के पक्ष में है, क्योंकि भारत का माल बिकता है और सारा पैसा भारत के खजाने में आ जाता है, भारत में आके खप जाता है। अब वो चाहते हैं कि व्यापार की जो दिशा है वो ब्रिटेन के पक्ष में की जाए, यानी कि व्यापार की दिशा, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाभ ब्रिटेन के पक्ष में किया जाए, पक्ष में करना। ठीक है ना। ब्रिटेन के पक्ष में करना कैसे? अब तक सोना चांदी लेकर के आते थे, सामान खरीदते थे, पैसा भारत को दे जाते थे और ले जा करके यूरोप में बेचते थे, इंग्लैंड में बेचते थे, और बेच करके जो मुनाफा आता था वहीं रखते थे, और उसके बाद फिर वहां पर पैसा ला करके यहां पर सारा काम करते थे, यहां पर ला करके सारा काम करते थे। इससे भारत को बेनिफिट मिलता था। ठीक है ना। और चौथा, अब जो चाहते हैं कि भारत में स्थायी आय का स्रोत बना दिया जाए। खाली ऐसे नहीं मिलेगा कि भारत में निवेश निकाल लिया जाए, एक दिन का काम नहीं, बल्कि परमानेंट तरीके से उनके पास पैसा आता रहे और उस पैसे से लगातार सामान खरीद करके अपने देश में बेचते रहे। यानी कि भारत में स्थायी आय का स्रोत बनाया जाए। स्रोत का निर्माण किया जाए। स्थायी आय का स्रोत। देखिए, राजा महाराजाओं को जीत लेते तो उनको थोड़े बहुत उपहार मिल जाते, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता, करोड़ 2 करोड़ रुपया मिल जाता, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है।
परमानेंट क्या है? परमानेंट है कि रेगुलर बेसिस पर वो इनकम आती रहनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर। एक दिन में करोड़ों नहीं लूटने हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा लाखों के हिसाब से हर महीने हर साल उनको लूटना है, लेना है, और उसी से माल खरीदना है और उसको लेकर के जाना है। लाना कुछ नहीं है, 100% नहीं बल्कि 110% मुनाफा। अब कहोगे 110% क्यों, 100% क्यों नहीं? भाई जितने का सामान आपने यहां से खरीदा, आपने सपोज दैट कि यहां से 1 लाख रुपए का टैक्स कलेक्शन किया, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और उसको 1 लाख रुपए का सामान ले जाकर के यूरोप में बेच दिया आपने 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में। वो सारा का सारा पैसा वहीं छोड़ दिया, 1 लाख रुपया भी और उसके ऊपर का मुनाफा भी। भारत में कुछ नहीं आया, इसलिए 110% मैंने बोला। 100% छोड़ते तो 1 लाख का 1 लाख चला जाता, नहीं। 1 लाख रुपए के सामान पर जो मुनाफा मिला वो भी तो आपने इंग्लैंड में छोड़ दिया, वो भी तो आप लेके नहीं आए यहां पर। इसलिए इंग्लैंड की तरफ व्यापार की दिशा ब्रिटेन के इंग्लैंड की तरफ करना, यही था इसका फायदा। अब इन सब के लिए क्या जरूरी है, इन सब के लिए क्या किया जाए, कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस सब के लिए जरूरी था, इसके लिए जरूरी था क्या करना कि भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? इसके लिए जरूरी था कि भारत पर नियंत्रण हो, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण हो, ठीक है ना, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण हो। दूसरा, भारत को उपनिवेश बनाया जाए, उपनिवेश बनाया जाए, ठीक है ना। साथ के साथ अपनी औपनिवेशिक प्रशासनिक नीतियां लागू की जाए, अपनी खुद की प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था लागू की जाए। लागू यानी कि हम लूटें तो हमारा कानून ही हमारे पक्ष में खड़ा हो। और इसी तरीके से उन्होंने, सोचिए, जब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद वो शांत नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने मैसूर को जीता, मराठों को जीता, पंजाब को जीता, अवध को जीता, इन सब को जीत करके अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है ना। इसी के लिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए 1757 में क्लाइव ने बंगाल पर नियंत्रण हेतु क्या किया? उसने एक षड्यंत्र का निर्माण किया, एक षड्यंत्र रचा। अब बंगाल ही क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत था, का सबसे धनी प्रांत था तथा व्यापार का केंद्र था। इसलिए उन्होंने बंगाल को टारगेट किया क्लाइव ने। इसी वजह से बहुत बड़ी चीज थी। षड्यंत्र रचा नवाब के विरोधियों को मिला करके, और 1757 के प्लासी के युद्ध में धोखे से नवाब को मरवा दिया। प्लासी के युद्ध में धोखे से नवाब को मरवा दिया। नवाब जब भाग गया तो रास्ते में पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना। और उसके बाद बंगाल की लूट की शुरुआत हुई, और यहीं से ध्यान रखना, यहीं से
बंगाल की लूट शुरू हुई थी। और ये पहला कदम है। सोचिएगा, यह ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या है? पहला कदम, प्रथम प्रयास है। ये रहा पहला कदम। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब प्लस मुगल बादशाह प्लस मीर कासिम को हराकर इलाहाबाद की संधि से उत्तर भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। उत्तर भारत पर क्या किया? अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया इसको हरा करके। और क्या किया? सोचिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार लिया, यानी कि टैक्स कलेक्शन का अधिकार लिया। यानी कि अब आज के बाद भू राजस्व की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, यानी कि दीवानी अधिकार मिल गया। और यहां से लेकर के 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन रहा। द्वैध शासन यानी कि प्रशासन का काम निजाम करेगा, यानी कि नवाब करेगा, और आर्थिक गतिविधियों को कंपनी संचालित करेगी। ठीक है ना। और 1772 में कंपनी ने बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। और यह सब लूटपाट के लिए ही हो रहा था। और इसका मतलब यह नहीं है कि इस पीरियड में कुछ उनका भू राजस्व प्रणाली नहीं चल रही थी, नहीं, वो सब चल रहा था। यहां पर भू राजस्व की पूर्व प्रणाली ही चल रही थी। पूर्व प्रणाली जैसे पहले चलती थी सेम वैसे ही चलती रही, बस अधिकारी बदले और मालिक बदल गया। बस ठेकेदारी परंपरा शुरू कर दी। भू राजस्व प्रणाली में मूलतः इन्होंने ठेकेदारी प्रणाली शुरू की कि भाई हमको पैसा दे दो, तुम कितना वसूलते हो तुम जानो। इससे कंपनी को एक स्थायी आय का स्रोत मिल गया जो वो चाहती थी। बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि द्वैध शासन की यहां समाप्ति हो गई। सब कुछ उसके हाथ में आ गया। समाप्ति यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद एक राज्य बन गई और यहां से उनकी स्थायी आय का स्रोत परमानेंट हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चली। और ध्यान रखिएगा 1772 से लेकर के 1790 तक बंगाल में भू राजस्व की इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली चली। यानी कि वो ठेका दे दिया करते थे, कभी 1 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए, कि भाई 5 साल का इकट्ठा पैसा दे दो या 1 साल का इकट्ठा पैसा दे दो पूरे इलाके से। अब उस पैसे से वो माल खरीदते और ले जाते थे। ठीक है ना। अब बात आती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा नहीं है कि इतना ही कर लिया हो, नहीं डियर,
खाली उनको पैसा चाहिए ऐसा भी नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि उनको भू राजस्व प्रणाली की, भारतीय भू राजस्व प्रणाली की समझ ही नहीं थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दूसरा, गांव गांव जाकर के भू राजस्व कलेक्शन करेगा कौन? लाखों किसान हैं, उनका सीधा सीधा गांव से संपर्क नहीं है। कैसे गांव पहुंचेंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, किस गांव के किसान से कैसे कलेक्शन करना है, यह कौन ठेका लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? और इतना वो अभी प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका काम था पैसा कमाना, पैसे से व्यापार करना। तो पैसा मिल गया ना ठेकेदारी से, क्यों जाना है थोड़े ज्यादा पैसे के लिए गांव गांव? अधिकारी चयन करो, उनकी नौकरी का पैसा दो, ये करो वो करो, ये सब झंझट वो नहीं पालना चाह रहे थे। बोले जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे ही चलाओ, जब तक कि हमारा प्रॉपर तरीके से कोई कंट्रोल ना हो जाए। और दूसरी चीज, कि भारतीय परंपरा में क्या कैसी कंडीशन है इसको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट था कि हम इसमें नहीं घुसना चाहेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने पैसे को कलेक्शन करने की कोशिश की थी। यह थी आपकी यहां से परंपरा। और उसके बाद जब कॉर्नवालिस आ गया, ध्यान रखना, कॉर्नवालिस आया 1790 में। कॉर्नवालिस जब गवर्नर बना तो कॉर्नवालिस ने 1790 में शुरू किया था जमींदारी प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था, और इसी को उसने 1793 में स्थायी कर दिया। में बदल दिया। इसी को उसने स्थायी बंदोबस्त की परंपरा में बदल दिया। अब कैसे बदला गया, किसने क्या सजेशन दिया, उसकी सोच क्या थी, जमींदारी व्यवस्था को हटा करके उसकी जगह पर स्थायी बंदोबस्त में बदलना, किस तरह की चीजें थी, इसके पक्ष में कौन था, इसके विपक्ष में कौन था, उसकी सोच कैसी थी। साथ के साथ आगे चल करके जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई वो क्या थी, क्यों आई थी, या महलवाड़ी में एक नई परंपरा क्यों लागू की गई, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज मैंने उनकी आर्थिक नीति और भू राजस्व नीति के उद्देश्य और उसके कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आखिर भू राजस्व नीति से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच क्या थी, उसके विचार क्या थे और कैसे उसमें क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए थे। ठीक है ना। अगली क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, विंटर कार्निवल में जो आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, जो रिवीजन चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग अभी SIP 2025 दिसंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फीस MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 4,999 रुपए में मिल जाएगी। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर है। शाम को 5 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। ये 5 नहीं बल्कि 6 नहीं 5 बजे 5 PM डेली। और ये ऑफर आपके 13 तारीख तक है। और आप में से जो 2026 के लिए टारगेट कर रहा है, 2027 के लिए टारगेट कर रहा है, उसके लिए डबल बेनिफिट। विंटर कार्निवल 13 तारीख तक तो है ही है, इसमें आपको एक्स्ट्रा 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। साथ के साथ आपकी जो फीस है वो 26,999 हो जा रही है। 17 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, मॉर्निंग 8 AM। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में। इसमें बुक्स और ये सारी चीजें तो रहेंगी, सब कुछ रहेगा। टेस्ट सीरीज भी रहेगी, प्री की क्लास अलग सेपरेट रहेंगी, मेंस की क्लास भी रहेंगी, फाउंडेशन क्लास भी रहेगी, मेंटर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, ठीक है ना। क्लास की PDF भी मिलेगी, क्रक्स भी मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। क्लास नोट्स भी होंगे, सब कुछ, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस अलग, सब कुछ मिला करके मात्र 26,999 रुपए। और जो वैलिडिटी है उससे भी 6 महीने ज्यादा वैलिडिटी इसमें आपको मिलेगी।
तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे गाइडेंस में, मेरे सुपरविजन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2026-27 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, P2I फाउंडेशन GS का बैच। बाकी हिस्ट्री का ऑप्शनल का बैच आपको मैं बता ही रहा हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अभी आपका बैच शुरू हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। कल से आपका पहला लेक्चर शुरू होगा विश्व इतिहास के साथ में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।